अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, कमज़ोर ईमान और ज़ईफ़ुल एतक़ादी की वजह से लोग जाली आमिल बाबाओं के हाथों आए रोज़ धोखा खा जाते हैं। आइए आज ऐसे ही आमिल बाबा के आस्थाने पर आपको लिए चलते हैं। प्राइमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू लाहौर 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 थल्ले 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 धुंध बहुत थल्ले 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 ठंड बहुत थल्ले 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 बहुत थल्ले 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 ठंड बहुत थल्ले 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 थल्ले। बाबा जी किहदे नाल गुफ्तगू कर रहे हो? बेटा अपने मुवक्किलों से बात कर रहा हूँ और मैं कोई ज्यादा दे रूट नहीं सीधे करा रहा। बेटा धुंध बहुत है, आजकल मुवक्किल बिजली की तारों में फंस जाते हैं। ये जो 2-2 घंटे घंटा घंटा लोड शेडिंग हो रही है, ये कोई हुकूमत का फेलियर नहीं है, ये मुवक्किल तारों में फंसे होते हैं। बाबा जी मुवक्किलां नूं बाद दे चो कड्ढना, पहले मैनू ते प्रॉब्लम दे चो कड्ढो। अच्छा, हेयर स्टाइल के अलावा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ओही बीवी दी प्रॉब्लम। अच्छा, ओए ब्याह ते तेरा करा दिता सी, इस उम्र च तेरी कोई कटिंग नहीं करदा। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ओ बाबा जी बीवी नाराज होके अपने मेके चले गई है। ओ शादी के कितनी देर बाद नाराज हुई है? बाबा जी महीने बाद ही नाराज हो गई है। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਗਈ ਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ? ओ बाबा जी नाराजगी ते अपनी जगह दे उत्ते, लेकिन वो पंजीरी वाला मर्तबान भी नाल ले गई। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर झीन किनारे, झीन किनारे, झीन किनारे, थल्ले 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 थल्ले। बाबा जी फर्श ठंडा है, फर्श ठंडा है। अच्छा, हुन बाबा तेरी प्रॉब्लम समझे आए। शुक्र असल प्रॉब्लम तेरी पंजीरी है। जी जी बाबा जी पंजीरी भी है नाल। देखो ना, ए मौसम दे चालू वाले परौंठे बंदा खांदा है, कीमे वाले परौंठे खांदा है। मैनू कौन कीमे वाले पराठे बना के देगा? आलू वाले पराठे कौन बना के देगा बाबा? पुत्र ओए, दा मतलब ये तेरा प्रॉब्लम बीवी नहीं, तेरा प्रॉब्लम खुराक है। अच्छा, ठेमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वात लाहौर लाहौर। जाने दे डबले। पुत्र ओए, मुवक्किल 10 देने बीवी तेरी ने वापस नहीं आना। तेरी जेड़ी प्रॉब्लम है, तू 20-25 हजार ते शेफ रख ले। बाबा जी मैं खावंदा रेस्टोरेंट नहीं। बच्चा, प्रॉब्लम ते तेरियां सारियां रेस्टोरेंट वालियां ने। बाबा जी दिल करन डिया सी मैं एडे शौक दे नाल वड्डे पावे लभ के ले आया। क्यों लभन गया है बच्चा? तू अपने ला के क्यों नहीं पका ले? बल्कि लान दी भी लोड़ नहीं पुत्र ओए। चुल्ला बाल के उत्ते वड्डा पतीला रख, विच 3-4 किलो पानी पा और दोवें लत्तां पतीले च रख के बह जा। बाबा जी तुहाडी भरजाई आ जाए, मैं पूरा ही देग च वड़ के बह जाऊंगा। बाबे की भर जाई, बाबे का मुरीद बन, बाबे का रिश्तेदार मत बन। ओ बेवकूफ, ओ पागल आदमी, ओ जितनी एड़ियां यहाँ रगड़ रहे हो, जितने मिन्नत तरल्ले इस बाबे के कर रहे हो, जाके 2 प्यार के बोल बीवी से बोल लो तो वो घर आ जाएगी। ओ बाऊ जी की मिन्नतां तरले करा, ओ कन्नों बोली है। मैं ते ओनू वीडियो कॉल दे उत्ते संजय दत्त दे गाने भी विखाए ने, ओ फिर नहीं मनन डई। ओए गंजे दत्त, ओदा ध्यान संजय दत्त अल ना पवा, बल्कि खुद बच्चिया ओदे नाल प्यार मोहब्बत दियां गल्लां कर। ओदे कोलों माफी मंग, ओदे तरले कर। तेरी केड़ी पर्सनैलिटी डाउन होनी, ओदे पैरी पै। बाबा जी बड़ियां मिन्नतां तरले कीते ने, पर ओ सुनदी कोई नहीं। मैं ते ओनू 2 लाख दी मुंदरी भी गिफ्ट कीती है। ना हंजार बेवकूफा, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਆਇਆ ਏ।
ਉਹ ਲੱਖ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। वाह 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 बाबा जी वाह। ਬਾਬਿਓ ਥੱਲੇ 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 ਥੱਲੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਲਤਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਲੰਗ ਦਾ ਪਾਵਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। भाई साहब आप कौन है, अपना तारुफ तो कराइए। ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਂਬੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। अगर सब थर थर कांपते हैं तो आपका नाम तो काशी जनवरी होना चाहिए। ਓਏ काशी कांबे वाला साहब आपकी क्या प्रॉब्लम है? ਉਹ ਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੈਮਿਨਿਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਭਾਈਜਾਨ ਆਪ? ਓਏ ਬਸ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੀਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾਣਾ ਜੇ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਭੇਡ ਤੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਓਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੇਡ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸਕੋ ਚ ਗੁਟਕਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਪੰਖੋਂ की फैक्ट्री है। ਹੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਬੈਠਾ। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। तल्ले 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 तल्ले। बाबा जी नीचे स्मोक है, स्मोक बहुत है। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਾਲਦੀਵ ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। करने आ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਤਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਢਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕਾਕਾ ਫਾਰਮੀ ਮੂਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਵੇਂ ਓਏ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਹਾਂ। ਤਾਜੀ ਰੋਹੰਗੀਆਂ ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਡਟੋਲ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। तल्ले 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 ठंड बहुत सलाम बाबा जी। थल्ले 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 धुंध बहुत ते थल्ले थल्ले थल्ले। ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋਮੂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਖੜ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗੋਰਕੰਦ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਿਕਲ ਓ ਨਿਕਲ, ਮਰਾਕਸ਼ ਚ ਪਸ਼ੌਰੀ ਕਾਵਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ। ਨਿਕਲ ਓਏ। ਚਲਾ ਜਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। एवरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरात संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर लॉरी। जाने दे डबली। बोल बच्चा, क्या फरियाद है तुम्हारी? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਓਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। ਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਓਏ ਬਸ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਗੋਲੀ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन कनारे, जीन कनारे। थल्ले 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 थल्ले। अपना अपना टेम्परामेंट थल्ले थल्ले थल्ले। मौसम अबर आलूद है बाबा जी। आपे दे सामने उच्ची आवाज ना कदो बच्चिया। बाबा जलाल च आ गया ते हर शय बसम हो जाएगी। हट हट बाबा जी, अरे बाबा। आस आस बोल बच्चा, क्या मसला है तेरा? मुर्शद बाबियो
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। थल्ले 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 काला ना पै मूर्खा, काला ना पै, मुअक्कल तेरा कम कर देंगे। ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ? ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओए बदबख्ता, बाबे नु ताने देना है, मुअक्कल साड़ के स्वाह कर देंगे ते। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਲ ਸਾਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ? ओए बदतमीजी करेगा ते मुअक्कल डांगा मार के तेनू बाहर कर देंगे। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਬਾਬਾ? ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਡੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓਏ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਫੜ ਝੂਠਿਆ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਓਏ ਬਾਬਿਆ ਲੈ ਭਾਈ ਬਾਬਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਕਿਨਾਰੇ? ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਓਏ। ਓਏ ਝੂਠਿਆ ਬਾਬਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਓਏ। थल्ले 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 ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਣਾ ਥੱਲੇ। ਹੈ ਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਬਾਬਾ। लापड़ चीखा गुटकू छन मन बोले, लापड़ चीखा गुटकू फिर चीन किनारे, तौबा तौबा, चीन किनारे, अल्लाह मियां चीन किनारे। मुझे बचा लो। ਐ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਫੜ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਓਏ ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੇ। मेरे सदके जावा अपने बच्चे दे। ਓਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ओ पुत्र मुअक्कल तेरे तो वारे। ਓ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੌਕਲ ਸੁਣਾਣਾ। ਓ ਚੁੱਕ ਓਏ। ओ नहीं पुत्रा, ओ मेरे आ बच्चिया, मेरा मुअक्कल भी तू ही है। ओ पुत्र मेरा मुर्शिद भी तू ही है। ਓ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ओ मेरे आ पुत्रा, ओ मेरे आ बच्चिया, ਓਏ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਾਬਾ। ओ बाबा कुर्बान तेरे तो। ਉੱਠ ਓਏ। मैं सदके जावा अपने पुत्र दे। ਓ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ? ਉੱਠ। ओ पुत्र मेरे पैसे सारे मेरी जेब च ले। ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਓ ਬਾਹਰ ਆ। ओ पुत्र कोई नहीं इधर। ਓਏ ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ। ਉੱਠ ਓਏ। तो मैं तो खुद तवीज लेने आया हूँ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਓਏ ਬਾਹਰ ਆ ਓਏ। ओ पुत्र, ਬਾਹਰ ਆ ओ ਬਾਬਾ। पुत्र, ओ पुत्र। इसे कहते हैं चोर को पड़ गए मोर। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इनका तारुफ करा दे, ये जो कागज के जहाज के पायलट बैठे हुए हैं। भाई ये हमारे नए स्टूडेंट नुसरत अलवी साहब हैं। अच्छा ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਤੇ ਐਨਕ ਟੰਗ ਗਿਆ। अच्छा जी, मेरे नौजवान स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? सर्दी बहुत पड़ रही है, आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं? बड़ी सर्दी तो इतनी है कि हर दूसरा बंदा सर्दी से बीमार हुआ है। हाँ। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्द मौसम है इसमें आपको सबसे ज्यादा अपने आप को बचाना पड़ता है। तो ये सुन के अच्छा लगा, आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। अच्छा जी, जो ये बोले है ना बब मैं कहने लगे कि मैंने बुखार हो गया। टीचर बेटे, मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी, सवाल कीजिए। ये जरा इनका तारुफ करा दे, ये जो कागज के जहाज के पायलट बैठे हुए हैं। भाई ये हमारे नए स्टूडेंट नुसरत अलवी साहब हैं। अच्छा ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਤੇ ਐਨਕ ਟੰਗ ਗਿਆ। अच्छा, मैं समझा भी क्लास नु दीमक लग गई है। अलवी भाई, मूछों के वजन से सांस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा, माशाल्लाह ये भी स्टूडेंट हैं, वरना ऐसी चिड़ी जख्मी होने के बाद झाड़ियों में गुआच जाती है। आप लोग तो बाल की खाल उतारना शुरू कर देते हैं। मेरी बात भी सुनिए, मैं जिस चीज की जानेब आज आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, जी जी। जिस सब्जी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो आप सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, करेले जी। टीचर बेटे छोड़े सब्जी को, आज कोरमा ही होना चाहिए। अरे सुने तो सही, ऐसे कह लें कि वो सब्जी जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है। आलू आलू। क्या बात है, वाह क्या बात है, आपने बड़ा दुरुस्त जवाब दिया। आलू जो दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आलू के बारे में मैं आपको बताऊं कि आलू की जो पैदावार है वो बहुत पुरानी है, यानी 7000 साल पहले इसे उगाया गया था। इसका मतलब है फिरौन ने भी खाया हुआ है। अच्छा, इस सब्जी को एजाज ये भी हासिल है कि सबसे पहले खला में आलू को उगाया गया और इसका तजुर्बा किया गया, जो कि कामयाब रहा। यानी आपकी इस इंफॉर्मेशन की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि चांद पे चरखे वाली माई ने सबसे पहले अपने घर में
आलूओं की भुर्जी बनाई थी। एक मिनट सर जी, ये जो आलू खला में काश्त हुआ है उसकी जड़ें जमीन तक कैसे आई होंगी? अरे भाई, आलू को चांद पर उगाने का तजुर्बा किया गया जो कामयाब रहा, उसकी जड़ें भी चांद पर ही होंगी, जमीन पे कैसे आएंगी? अच्छा, एक और बात सुनिए, पूरी दुनिया में जो कुल आलूओं की पैदावार है उसका 25% सिर्फ चीन में उगाया जाता है। यानी इस हवाले से चीन सरे फहरिस्त है और उसे एजाज हासिल है कि दुनिया की पैदावार का 25% हिस्सा वहां उगता है जी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात आपको दिलचस्प बताऊं कि अमेरिका की रियासत है इडाहू। इडाहू को आलूओं की स्टेट कहा जाता है अमेरिका में। वाह जी वाह। यानी उसको यह एजाज इसलिए हासिल है क्योंकि वहां पे सालाना 67,76,000 टन आलूओं की पैदावार होती है। और अमेरिकी रियासत इडाहो के अंदर आलूओं का एक अजायब घर भी है, या म्यूजियम जिसे हम कहते हैं। यहाँ मैं भी आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या है? मैं भी कोई 8 साल अडाहू रहा हुआ हूँ। अच्छा, उसमें मैंने 6 साल आलू खाए हैं। फिर 7वें साल उधर एक मुसलमान शिफ्ट हो गया, उसने फिर ईद उल जुहा पे कुर्बानी की, उसने मुझे गोश्त भेजा तो फिर मैंने आलूओं में गोश्त डाला। अच्छा, और सुने, मैं आलू की ग़िज़ाइयत के बारे में भी बात करूंगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है इंसानों के लिए, लेकिन उससे पहले एक और बात जो कि बड़ी सुनने वाली है। आलू जहरीला भी साबित हो सकता है इंसान के लिए। जी हाँ, और वो इस तरीके से कि अगर आलूओं की पैदावार के दौरान उस पर सूरज की रोशनी पड़ जाए तो वो हरा हो जाता है, सब्ज रंग उस पर आ जाता है। ऐसे आलू को खाना नहीं चाहिए, अच्छा जी। क्योंकि ऐसा आलू खाने से इंसान अपाहज हो सकता है, कोमे में जा सकता है, हत्ता के इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है। वैसे सर जी, आलू एक और तरह से भी खतरनाक हो सकता है। वो कैसे? अगर यावर साहब के मुंह में फंस जाए तो। अल्लाह को लो खैर मांगो भाई, मैं रात ਨੂੰ अपने पोते को लेके बाहर निकलता हूँ। अच्छा, सुनिए, मेरी बात सुनिए। ग़िज़ाइयत के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि आलू के अंदर वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो किसी भी इंसान को उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, वॉशिंगटन स्टेट पोटैटो कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यह साबित करने के लिए कि सिर्फ आलू खाकर जिंदा रहा जा सकता है, उन्होंने मुसलसल 60 दिन तक आलू खाया। अच्छा, और वो जिंदा रहे। इसका मतलब ये है कि आलू खा के जिंदा रहा जा सकता है और उसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत इंसान के लिए मौजूद है। जी हाँ, आलू पका के खाने से तो बंदा जिंदा रह सकता है, मगर अगर कोई आपके मत्थे पे आलू डाल दे तो फिर मुश्किल हो सकती है। एक और दिलचस्प बात सुनिए कि दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग रोजाना कम से कम 1 आलू जरूर खाते हैं। वाह वाह। अच्छा सर, कहा जाता है कि आलू खाने से इंसान मोटा हो जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक दरमियाने साइज का जो आलू होता है उसमें 110 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, यानी आप 1 कप चावल लें तो उसमें भी आलू से ज्यादा कैलोरीज हैं। आप पास्ता खाएं, उसमें भी आलू से ज्यादा कैलोरीज हैं। आलू में सिर्फ ग़िज़ाइयत है, ये आपके मैदे के लिए, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मुख्तलिफ वाइटामिन्स हैं, इसके अंदर विटामिन B6 है और दीगर वो वाइटामिन्स हैं जो इंसान की सेहत को अच्छा रखते हैं या किसी भी इंसान को तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं। जी हाँ, आलू खाने से बंदा मोटा होता है या नहीं, इस हवाले से मैंने रमजान साहब पे रिसर्च की थी। अच्छा। तो पता चला 1-2 आलू खाने से बंदा मोटा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आलूओं की बोरी खा ले तो फिर मोटा हो जाए। अच्छा, मैं जो रिसर्च बता रहा हूं वो आलू से मुतालिक है, उससे शायद मोटापा ना होता हो, लेकिन हमारे यहाँ जो आलू के साथ किया जाता है उससे मोटापा जरूर होता है। आलू का समोसा, आलू वाले पराठे, आलू चाट, फ्राइज, उसके तल के, सब्जी में उसका सालन, तो ये वजह बन जाती है मोटापे की। टीचर बेटे, हमारे यहाँ तो आलूओं के साथ वो होती है जो बांदर किले में बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, इंग्लैंड में, बरतानिया में दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाया गया और ये 2 मरतबा उगाया गया। अच्छा, एक 1953 में और एक 1982 में। और इस आलू का वजन था 3.25 किलो। ये देखे ना जरा, 3.25 किलो का एक ही आलू, इसीलिए तो आज तक मैं बरतानिया नहीं गया। चंगा कीता नहीं गया बरतानिया, नहीं तो तू आलू दे थल्ले आ जाना सी। अच्छा सुने,
यही आलू बर्तानिया ने 2011 में 4.9 किलो का कर लिया। ओ लो जी अलवी साहब बच गए हो, मुबारक होवे तानू। सर जी ये 4 किलो 900 ग्राम का आलू पाकिस्तानी मंगाया जाता। लो टीचर बेटे इसे 2 आलू और 1 बकरा मंगा दे, इसने आलू गोश्त खाना है। अच्छा सुनिए एक और दिलचस्प बात, आलूओं की जो अफादियत और अहमियत है जी। वो इसलिए भी और ज्यादा समझ में आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2008 में या 2008 को आलूओं का साल करार दिया। वाह। और साथ साथ एक साइंसी रिसर्च भी सुन लीजिए कि जो टमाटर का पौधा है इसको आलू के पौधे के साथ इसकी पेवंदकारी की जा सकती है और इसमें से आलू और टमाटर दोनों की पैदावार एक साथ हो सकती है और उसको कहा जाता है टोमटैटो। हाजी वाह, आलू ते केचप इको ही बूटे थे। सर जी ये जो टमाटरों वाले पौधे के ऊपर आलू उगते हैं, ये जब पकाएं तो इनमें टमाटर डालने पड़ते हैं जी। ये तो आपके टेस्ट के ऊपर है, उनमें टमाटर डाल लें या वैसे खा लें। वो अगर टमाटर पकाने हो तो उन पे आलू डाले। ये भी आपके टेस्ट के ऊपर है। नहीं वैसे तुसी ये बूटा दस के ते साडी हांडी सारी मिक्स कर देती। यार आप आम खाएं, गुठलियां ना गिने। वाह 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 वाह, इस पौधे पे आम भी उगते हैं जी। मैंने मिसाल दी है, बंदा मैंने सोच- ये नहीं कहा कि इसमें आम भी उग जाते हैं। बंदा सब्जी सामने रख के सोचता रहे कि ਇਹਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਈ है कि चटनी बनाई है। अच्छा अब एक अजीबो गरीब बात भी सुन लीजिए। बेटा मुझे छुट्टी दे दे, मुझे अजीबो गरीब बात मुझसे नहीं सुनी जाती। ओ यार कुर्सी नु हथ पा ले, एडी केड़ी गल है। बैठिए मैं बताता हूं, एक बात सुनते जाइए। एक सिविलाइजेशन थी इनका, यानी इनका सिविलाइजेशन। जी। वहां के लोग आलू जब उगाते थे तो उनकी फसल में जो सबसे बदनुमा आलू होता था वो उसकी पूजा करते थे ताकि अगले साल या आइंदा साल उनकी आलूओं की फसल बहुत अच्छी हो। वाह। यानी आपका मतलब है कि अगले साल अपनी क्लास का रिजल्ट अच्छा करने के लिए हम रमजान साहब की इज्जत शुरू कर दें। मुख्तियार भाई वो बदनमा आलू की बात कर रहे हैं, एप्पल की नहीं। मेरा ख्याल ये वो एप्पल है जिसे कहते नहीं वो एप्पल फूल। अच्छा एक और इंतहाई दिलचस्प बात सुनिए। कहते तुसी दिलचस्प ही है विचों आलू निकल आऊंगा। ये आलू में जितनी दिलचस्पी है मुझे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप लगना शुरू हो गया। ओ भाई सुनो, जिन दिनों फ्रांस में आलूओं की काश्त शुरू की गई, जी। वहां के एक ज़राई साइंसदान एंटोइन ऑगस्टिन ने जिस जगह आलूओं की काश्त की उसके इर्द गिर्द पहरेदार खड़े कर दिए। अच्छा। और उन पहरेदारों को कहा कि अगर कोई यहां से आलू निकालने के लिए आए तो लोगों से रिश्वत लेकर आलू को चोरी करने देना। रिश्वत लेके वो क्यों जी? वो इसलिए ताकि लोगों को एहसास हो कि ये कोई कीमती चीज है। बहुत अच्छे जी। ओ भाई मैनू लगदा तू उत्थों ही आलू चोरी करके कोई तता ही मुंह च पा लिया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस वक्त टिकट की बहुत अहमियत है। मैं अक्सर जब कभी ना जाऊं अपनी पेपर मिल में तो मेरा बेटा ही मेरी जगह जाके सारी मिल संभालता है। तो वो अगर मिल संभालता है तो वो हल्के के लोगों को भी मिल सकता है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप अपना सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया है। और साथ साथ मैं अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर बेपनाह एतमाद करते हुए मुझे नून लीग का टिकट जारी किया है ताकि मैं अपनी कायदाना सलाहियतों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने हल्के के लोगों की खिदमत करके नून लीग का नाम रोशन कर सकूं। मगर बदकिस्मती है, मेरी सेहत आड़े आ गई है, इसलिए मैं इलेक्शन से दस्तबुर्द हो रहा हूँ।
दस्त बरदार हो रहा हूँ राजा साहब। हाँ जी, दस्त बुर्द या दस्त बरदार दोनों में दस्त तो मौजूद है और यही मेरी खराबी सेहत का बास बना है। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है राजा साहब कि आपने इंतखाबात से दस्त बरदारी का ऐलान कर दिया। और नहीं, वो देखें, बात यह है कि जिस तरह भरपूर तरीके से लोग मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और मुझे प्यार करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं उसी तरह भरपूर तरीके से इलाके की खिदमत करूं। तो छोटी मोटी बीमारी जो है मैं तो वो भी अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि मैं दिलो जान से भरपूर तरीके से अपने हलके की खिदमत करनी चाहता हूँ। जी जी। इसलिए मैंने सोचा कि जितनी लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है मैं भी उन्हें कुछ दूं, कोई अच्छा लीडर दूं, ताकि मेरे अलावा कोई उनके इलाके में दूसरा कोई ऐसा कायद हो, उनका ऐसा कोई लीडर हो जो उनकी खिदमत कर सके। तो मैंने फिर देखभाल के ये सोचा है कि मेरे बाद तो उस हलके में फिर मेरा बेटा ही हो सकता है। यानी आपके इलाके में आपके बेटे के अलावा और कोई समझदार आदमी नहीं है। देखें फरीद साहब, बात यह है कि बात टेक्निकल तरीके से सोचनी चाहिए। लोग जिस तरह मुझे मोहब्बत देते हैं और जितनी मेरे साथ उनकी शफकत है जी। वो सिर्फ इसीलिए है कि उनको मुझ पे एतमाद है और मैंने जिस तरह उनकी खिदमत की हुई है वो मेरे अलावा मेरे जैसा ही कोई सोचते हैं या मुझसे अच्छा सोचते हैं। तो अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे मजाक किया करते हैं कि राजे तेरे नालों तो ज्यादा सियाना तेरा पुत्र है। तो मैं फिर अपने दोस्तों के रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन ले रहा हूं कि फिर मेरा बेटा ही होना चाहिए। राजा साहब, आपके इलेक्शन ना लड़ने की वजह मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। देखें फरीद साहब, मेरी कमर में दर्द है और चूंकि खड़ा होना जरा मुश्किल है तो इलेक्शन में तो खड़ा ही होना पड़ता है। देखे ना, यही कहते हैं ना कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है। तो जब मैं खड़ा ही नहीं हो सकता तो फिर मुझे इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ये कहे कि फलाना बंदा इलेक्शन में बैठा हुआ है तो फिर मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ। इतनी भाग दौड़ आपने की, इतनी कोशिशें की, इतने लोगों को रिकमेंड किया कि उन्हें टिकट दिया जाए नून लीग की तरफ से, और अब खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। देखें, कमर दर्द भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी अक्सर लोगों को हो जाती है और खास तौर पे सर्दियों में हो जाती है। जी जी। वैसे अगर थोड़ा सा आगे इलेक्शन कर लें तो शायद मैं खुद ही लड़ लूं। और चूंकि इलेक्शन ही सर्दियों में हो रहा है और डॉक्टर ने कहा कि सर्दी से बचें। दूसरी एक और चीज जो मेरे लिए खतरनाक है, मुझे जरा तबीयत की नासाजी की वजह से नींद में चलने की आदत पड़ गई हुई है। और ये ना हो कि मैं कहीं नींद में चलते चलते किसी और के जलसे में जाके अपने खिलाफ ही तकरीर कर दूं। राजा साहब, आप लोगों की वजह से नून लीग ने फैसलाबाद में अपने 2 पुराने कैंडिडेट्स को नाराज किया है। अगर आपने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना था तो आप टिकट नून लीग को वापस कर देते। फरीद साहब, माशाल्लाह आप मुंह से तो पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। टाई के साथ आपने रमाल भी जेब में मैचिंग वाला डाला हुआ है और बात आपकी मैच हो नहीं रही। ये क्या आपने बच्चों वाली बात की है? आपको कोई शादी का कार्ड भेजता है तो आपकी अगर तबीयत नासाज होती है तो आप क्या कार्ड वापस भेज देते हैं? सीधी बात है, आप कह देते हैं अपने बेटे को या किसी छोटे को घर में कि यार मेरी जगह तुम चले जाओ, मेरी तबीयत नासाज है। तो मेरी अगर तबीयत नासाज है तो मैं टिकट वापस क्यों करूं? मैंने उसमें अपने बेटे को कहा कि चलो पुत्र मेरी तबीयत नासाज है, तुम लड़ लो। राजा साहब, शादी के कार्ड की और अहमियत है, इस वक्त टिकट की बहुत अहमियत है। यार शादी के कार्ड की भी बड़ी अहमियत होती है, वो भी आपको किसी ने भरपूर मोहब्बत में भेजा होता है। तो ये जो टिकट है नून लीग की, वो भी मेरे महबूब कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिल की अथाह गहराइयों से और बड़ी मोहब्बत में डूब के मुझे जारी किया है। तो ये तो गलत है ना कि मैं उनको टिकट वापस भेज दूं। वो कहें कि राजा यार चंगा कीता ही, असी तेरे नाल इन्ना प्यार करने ते तू साडा टिकट वापस कर देता है। टिकट तो आपको दिया था, आपके बेटे को थोड़ी दिया था। यार उन्होंने मुझे दे दिया तो मैं अपनी जगह अपने बेटे को, यार बंदा क्यों नहीं बाज आ रहा?
फरीद साहब आप बात समझ नहीं रहे। मेरा बेटा अल्लाह के फजल से भरपूर कायदाना सलाहियतों का मालिक है। अच्छा। मैं अक्सर जब कभी ना जाऊं अपनी पेपर मिल में तो मेरा बेटा ही मेरी जगह जाके सारी मिल संभालता है। तो वो अगर मिल संभालता है तो वो हल्के के लोगों को भी मिल सकता है। राजा साहब, जो आपकी आवाज में गरज है वो बेटे की आवाज में तो नहीं हो सकती। आप फैसलाबाद के नहीं है, आपको नहीं पता कि मेरे बेटे की आवाज कैसी है। एक दफा मैंने छुप के सुना था, अपने दोस्तों में बैठ के मोहम्मद रफी का गाना गा रहा था। रफी साहब की कोई मामूली आवाज तो नहीं हुई, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं उनके गाने को हाथ डालता। सितारों का आंगन होगा, देखो जरा आंगन की मरोड़ियां ने। झिम बरसता सावन होगा। वैसे माफ कीजिएगा राजा साहब, आपको चाहिए था कि टिकट नून लीग को वापस कर देते। हो सकता है नून लीग आपके बेटे को टिकट ना देना चाहती हो। फरीद साहब, मेरी कमर में दर्द है, सर में दर्द नहीं है। मेरा दिमाग सही काम कर रहा है। उसने कौन सा नून लीग के मां मारे हुए हैं जो उसको नहीं टिकट देना चाहते। उनको भी पता है कि राजे रियाज के हल्के में अगर इसके बाद कोई बंदा है तो वो सिर्फ इसका बेटा ही है। राजा साहब, सियासत में जितना आपका नाम हुआ ना, माशाल्लाह, आपके बेटे का आपसे भी ज्यादा होगा नाम। ये देखें जरा, ये कोई छोटे आदमी तो नहीं है गौरी साहब। अभी रफी का गाना कैसा गाया है इन्होंने। और एक और आपको चीज का शायद पता नहीं है, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना भी मेरे बेटे ने सिखाया था। वो तो बड़ा तेज है, मुझे तो समझ ना आए तो जरा सा मैं उससे पूछूं, वो मुझे फोन पे ही कह देता है कि अबू फलाना बटन दबाएं ठीक हो जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि मेरा इलेक्शन भी आधे से ज्यादा वही लड़ता था। वही ध्यान रखता था कि मेरे कोई पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में ना दौड़ जाए। राजा साहब, यूं तो नून लीग ने टिकटों की तकसीम में बहुत सारी फैमिलीज को नवाजा है, यानी एक ही घर में 2-2, 3-3 टिकटें दे दी। आप भी अपने बेटे के लिए अलहदा टिकट मांग लेते। फरीद साहब, मेरा ये असूल है, काम थोड़ा करो तो सुथरा करो। मैंने इसलिए एक तो टिकट दूसरा नहीं मांगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा डर भी था, अगर बेटे की भी टिकट मांगू तो किधरे मैनू भी ना देन। तीसरी बात यह है कि अब अगले पौध नहीं आके तो मुल्क संभालना है ना, तो अपने हाथों से क्यों ना आगे मुंतकल की जाए सियासत। राजा साहब, इलेक्शन में तो अभी काफी दिन है, आप अपना इलाज करवा लें। वो पहले तू ते अपना इलाज करा। हर आदमी जो खुद बीमार होता है वो बीमारियों के मशवरे देता है। राजा साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੁੰਡ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। सुंड कुटन दी बजाय जे तेनू ला दिए ते तेरे ते बच्चे झूठे ले सकते हैं। जितनी बात मैंने की है आप सिर्फ उतनी सुने, आपने जरूर पुठी सीधी बातें कर। खुद गोगा उठन लगे आधा घंटा लाਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मशवरे दे जा रहे। देखें फरीद साहब, बात यह है कि अल्लाह के फजल से मैं बेईमानी नहीं करता अपनी सियासत में। मैंने ईमानदारी से ये फैसला किया है, वरना किसको लालच नहीं होता कि खुद इलेक्शन लड़े। मुझे पता है कि मेरी कमर में हल्की सी दर्द है, इसलिए मैंने फौरी तौर पे सोचा है कि शायद मैं उस हिसाब से अपने हल्के के लोगों की ना खिदमत कर सकूं। इसलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तो फौरी तौर पे अपने बेटे को कहा कि चलो बेटे आगे हो, अपने हल्के की खिदमत करें, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई बोर्ड की जगह पे बोर्ड ही उगता है और राजे की जगह पे राजा ही लड़ सकता है। राजा साहब, फिर हम ये समझें कि आपने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यार ये तो हल्का जिहा मनूस भी है बंदा। यार दस्तबरदार क्यों होना है, कमर में दर्द हुई है, आपको बता रहा हूं, वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगी। और वैसे भी जब मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा तो फरीद साहब मैं उसके साथ मशावरत करूंगा, क्योंकि मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ। तो सीनियर पॉलिटिशियन अपने मशाहिदात और अपने तजर्बे के हवाले से जूनियर पॉलिटिशियन को गाइड तो कर सकता है। वैसे भी राजा साहब, अगले इलेक्शन तक इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ दर्द भी सही हो जानी है ਤੇ ਤੁਸੀਂ पार्टी भी बदल लेनी है। यार
कैमरे चल रहे हैं, आप क्या फजूल बात कर। देखें गौरी साहब, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो पार्टियां बदली हैं, मैं महबूब कायद ढूंढता रहा हूँ। अब मुझे अल्लाह के फजल से मेरी तबीयत के मुताबिक मेरे महबूब कायद मिल गए हैं, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अब किस लिए पार्टी बदलनी है? देखे, पार्टी भी बंदा उधर ही बदलता है ना जहाँ पे उसके ख्यालात ना मिलते हो। जी बिल्कुल। अब जब मेरे ख्यालात और सोच के मुताबिक मुझे मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मिल गए हैं, तो मुझे क्या जरूरत है इधर उधर होने की। सही। अब अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी जो है वो इन्हीं के साथ सियासत होगी। बहुत। चले मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इस बात से पर्दा बाद में खुलेगा कि आपने इंतखाबात से दस्तबरदारी क्यों इख्तियार की। लो जी, फिर साहब, आप जो सहाफी होते हैं ना, आप आजकल पर्दे ही खींचने पे लगे हुए। आपको बात बता दी है, बस आप इसी पे प्रोग्राम खत्म करें। एक बंदे को कमर में दर्द है, उसकी तबीयत नासाजी तबाह के लिए उसने पार्टी बदल ली। राजा साहब, सहाफी वो होता है जो दीवार की दूसरी तरफ भी देखे। वो सहाफी नहीं होता, वो फफे कुटन औरत होती है जो दीवार के दूसरी तरफ भी चातियां मारती है और फिर पूरे मोहल्ले में बातें फैलाती है। मैंने आपको बता जो दिया कि मैं सेहत की वजह से दस्तबुर्द हो रहा हूँ, आप क्यों पर्दा उठा रहे हैं? पहले मुझे ठंड लगी हुई है, आप पर्दा उठा के और ठंड लुआए मुझे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गोगा जाता है जब भी रोटियां लेने, कहता भाई जी पहले गिनाओ। गिन लो भाई जी, 100 पूरी है। ओहो अजीजी भाईजान, 100 रोटी कौन खरीदता है? मैं तो सिर्फ 70 लेता हूँ। हस्बे डाक में आज क्या है जिया साहिबा? सर, आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है मंडी बहावलदीन से और किया है सुलेमान फेरोज ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। कहते हैं फरीद साहब, एक बात सब लोग करते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई है, अंडे बड़े महंगे हो गए हैं, लेकिन घर पर 2 मुर्गियां पालने की बात कोई नहीं करता है। इसी तरह सब कहते हैं कि सब्जी बड़ी महंगी हो गई है, लेकिन किचन गार्डनिंग करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां सब्जियां उगाई जा सकती हैं और घरों में बहुत फायदा हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने कहा है ना जी, कुकड़ियां मुर्गियां घर में रख लें। हाँ जी, रख लेता बंदा। पहली बात तो ये है कि छोटे घरों में फिर सेहन या जो होती है जगह वो गंदी होती है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि अगर गली च काट दो तो गोगा चौक के खा जाता अगर गोगा गली च ना रहंदा होवे तो बिल्ली भी फिर रही होती। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अब इंसान ने इतनी मसरूफियात बना ली हैं कि अब इन चीजों का उसके पास वक्त नहीं है। हालांकि बात उन्होंने दोनों ही बहुत अच्छी, तजवीज अच्छी है। जो है ना जी गार्डनिंग घर के अंदर, जैसे हम किचन गार्डनिंग कहते हैं, ये अक्सर हुआ करती थी। मुझे बाखुदा याद है कि हमारे घर में वो थी कच्ची जगह गुजरांवाला में, तो हमने 7 सब्जियां उगाई होती थी। ये जो किया तोरी होती है ना जी, काली तोरी भी कहते हैं जी सर। ये तो इतनी उगती है कि मेरी वालदा साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो बाटी भर भर के हमसायों को भी भेजा कर। क्या बात है। मगर अब ये सारे मसाइल जो है ना जी, ये हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, कोशिश करने से ये भी है कि छत पे गमलों में और छत पे मिट्टी डाल के कई लोगों ने बाकायदा किया हुआ है। मेहनत तो है इसमें। आपका जो मशवरा है वो बड़ा लजीज है मगर उसमें अय्यी की मेहनत बहुत है। और मुर्गियां रखने के लिए भी कच्ची जगह जरूरी है। हाँ जी, ताकि आप उठा के तो खा जाएं। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है इफ्तिखार अहमद ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, ये भी ऐड कर लें, जब हम ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं तो कैश काउंटर वाले को बिल पे करने पर पहले सिर्फ एक दफा कह दे कि जरा मेरी गिनती कर ले चीजों की या टैली करवा लें इसको। आप 2-4 बार ऐसा करेंगे तो ये वाली जो हेरा फेरी है वो बहुत कम हो जाएगी। कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया जाए। बहुत अच्छी बात है। वही ना, वक्त नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ जी, इंसान इतना मसरूफ हो चुका है, अपने आप को इतना उसने मसरूफ कर लिया कि वक्त ही नहीं है।
लोगों के पास ये बड़ी अच्छी बात है हाँ कि जी। आप वक्त लगाएं वहां पे खड़े होके, जो हमने सेगमेंट किया था, जी 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 जी। ये ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, बिल बहुत लंबा होता है, उसमें हेरा फेरी हो जाती है, ये वाकई कम हो सकती है। हाँ जी। जिस तरह गोगा जाता है जब भी रोटियां लेने हो, कहता भाई जी पहले गनाओ जी, गिन लो भाई जी 100 पूरी है। ओहो अजीजी भाईजान, 100 रोटी कौन खरीदता है? मैं तो सिर्फ 70 लेता हूँ। मैं नाल 30 बच्चियां दियां भी पा रहे हैं ना। 70 तो तुम्हारी हो गई। हाँ। वैसे भी सर, जब काउंटर पे हम बिल करवा रहे होते हैं ना, तो लाइन में खड़े हुए जो पीछे वाले लोग होते हैं ना, वो ऐਵੇਂ शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसलिए टाइम नहीं होता है कि चीजों की काउंटिंग करवा ली जाए। जी जी माशाल्लाह, लड़न वाली बिल्ली हुंदी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है कनाडा से और किया है हयात फारूक ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम हयात साहब। कहते हैं आपके मुशायरे वाले सेगमेंट में सब शायरों के नाम भी हस्बे हाल है, हत्ता के बेहतार बख्त उई भी बहुत मौजू है, लेकिन गोगे का नाम उनकी शख्सियत को सूट नहीं करता है। धड़कन मियाँ, शमीम मियाँ, जख्मी मियाँ, उई और कशमकश के दरमियान तमन्निया मियाँ बहुत ही नाजुक और मासूम सा नाम है। अरे सही बात है, इसका नाम तो होना चाहिए था जमील ड्रम। या जेदा एटम बम। अब भाईजान मैं प्रोग्राम के अलावा भी सचमुच शायरी करता रहा हूँ, और मेरा तखल्लुस था मोहम्मद रमजान जोश। जोश पूरा होना चाहिए था मोहम्मद रमजान गीजर का जोश। या रख लो वेड़े का गोश्त। फरूकी भाईजान, इन लोगों ने नहीं मानना, आप तमन्निया को ही कबूल करें। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें कनाडा से आया है और किया है कप्तान सिंह ने, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, लगता है आप लोगों ने हमें हंसाने का टोटल ठेका ले रखा है। हम हस्बे हाल की एक भी किस्त मिस नहीं कर सकते। बहरहाल हमारी तरफ से ढेरों दुआएं कबूल करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाखुदा जब कोई ऐसा मिलता है ना जी शख्स रास्ते में भी, हाँ जी हाँ जी। कि जी हम रेगुलर देखते हैं हस्बे हाल, मैंने कभी नहीं छोड़ा, तो बहुत प्यार आता है। बिल्कुल सर। अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि इस तरह हमारे व्यूअर्स हमारे साथ प्यार करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी हजूर, आप देखते हैं रेगुलर, हम आपकी वजह से ही तो इधर बैठे होते हैं। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने, किया है सलीमा रसूल साहिबा ने, और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। और ये मैसेज है अमानत साहब के लिए, और कह रही हैं अमानत चंद साहब, आपकी ये वाली लाइन बहुत कमाल थी। गोगा जब भी अंग्रेजी बोलता है मुझे पता चल जाता है कि इस बार स्मोक ज्यादा होगी। वाह। हाय हाय, क्या गोगा मौसमी आती इंग्लिश बोलता है। अभी तो आपने गोगे को उर्दू बोलते हुए नहीं सुना। आपको लगेगा जैसे कीमे वाली मशीन में कोई खराबी पड़ गई। नहीं जी, गौरी साहब तो इंज इंग्लिश बोलते हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी च क्लास ले रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। भाई साहब, अभी आपने गोगे को उर्दू और अंग्रेजी मिक्स नहीं करते हुए देखा है, इंज लगता जिवें माड़े नाई को जामत कराई है। यार तेनों केड़ा कामरान शाह साहब ने ऑनलाइन लिया हुंदा? यार मैं किन जाइलों में फंस गया हूँ। रोज सब्जवारी साहब, तुसी उत्थे अजीज साहब दे कोल कुर्सी ले जाओ। आज गोगा पका हुआ है, आज नहीं इसलिए आपको छोड़ ला। असल में आज संडे है ना, मैं फिश खाऊंगा। इंज करके ए बाऊ, ए छोटा टोटा मैं खाना। फिंगर फिश बाजा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करें, आप खुद अच्छे बन जाए। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।